वेलकम बैक बच्चों। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का 6th लेक्चर। लगभग अपन सारी थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस भी बनते हैं। लास्ट लेक्चर में ही बताया था आपको। तो आज अपन जो है उस थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। कुछ जो अपन पढ़ चुके हैं उसी पर बेस्ड अपन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक अपने पास थ्योरम बची हुई है, रोटेशन थ्योरम। वो इंपॉर्टेंट थ्योरम है और वो आपको इस स्टेज पे समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपने पास जैसे क्वेश्चन है ना, जो आपको जिस जिस वैरायटी का कराते जा रहा हूं उसको ध्यान में रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट के अंदर -4, ठीक है ना। कि x की वैल्यू दे रखी है -5 प्लस 2 रूट के अंदर -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है? x पे पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस x और प्लस का 4। जब x की ये वैल्यू है तब अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का है। जैसे मैं आपको बोलूं कि यदि अपने पास x की वैल्यू 3 है तो आप x² माइनस का 4x प्लस 5 इसकी वैल्यू निकालो। यदि x की वैल्यू 3 है तब अपन को x² माइनस 4x प्लस 5 की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे अपन, इसके अंदर x की वैल्यू 3 रख देंगे, ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन को यदि मैं कैपिटल E बोल दे रहा हूं तो इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 3 पर। तो रख दो इसके अंदर x इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 3² माइनस का 4 इंटू 3 प्लस का 5। तो ये हो गया अपने पास 9 प्लस 5 14 माइनस का 12, दैट इज कितना निकल कर आ गया अपने पास? 2 निकल कर आ गया, ठीक है कि नहीं है। सेम यहाँ पे रियल नंबर दे रखा था, सेम क्या हो सकता है अपने पास? कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। कि बोल दिया कि यदि x की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा है, x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 2 आयोटा। अब अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अब क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा रख देंगे। तो 3 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स 3 प्लस 2 आयोटा और प्लस का कितना? 5। अब 3 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा अपने पास 9 माइनस का 4 प्लस का 12 आयोटा माइनस का 12 माइनस का 8 आयोटा प्लस का 5। 9 माइनस 4 कितना? 5। 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10। और 10 माइनस 12 कितना आ गया? माइनस का 2 और 12 आयोटा माइनस का 8 आयोटा मतलब प्लस का 4 आयोटा। तो जब अपने पास x की वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा होगी तब इस एक्सप्रेशन x² माइनस 4x प्लस 5 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 2 प्लस 4 आयोटा। एक तो ये तरीका हो सकता है इसका इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, लेकिन इसमें भी क्या था कि 2 पावर तक था हाईएस्ट, तो स्क्वायरिंग करके चलो काम हो गया अपना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 4 पावर तक है ना। यदि x की वैल्यू अपन रखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि 4 पावर तक कैलकुलेट करना होगा। तो इसको अपन इस तरीके से ना करते हुए इसको अपन करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है कि नहीं है। अब रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? देखो कि यदि अपन किसी भी पॉलिनोमियल को, कोई पॉलिनोमियल है मान लो अपने पास px, अब हम चाह रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल की x इक्वल टू अल्फा पर वैल्यू निकालें, ठीक है कि नहीं है। ये कोई भी अपने पास पॉलिनोमियल है, जैसे अपने पास ये एक पॉलिनोमियल था ऐसे ही अपने पास ये कोई भी पॉलिनोमियल है क्या? px, ठीक है ना। हम चाह रहे हैं कि x इक्वल टू अल्फा पर इसकी वैल्यू निकालें, मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? p अल्फा निकालना चाह रहे हैं। तो एक काम तो वही कि x की वैल्यू डायरेक्टली अल्फा रख दो। दूसरा रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि यदि मैं इस एक्सप्रेशन को x माइनस अल्फा से डिवाइड कर दूं, किसको? px को, जो पॉलिनोमियल है px, इसको यदि मैं x माइनस अल्फा से डिवाइड कर दूं तो जो अपने पास रिमाइंडर बचेगा, जो अपने पास क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा, वही किसके इक्वल होगा? p अल्फा के इक्वल। या अपन बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी x इक्वल टू अल्फा। तो p अल्फा जो है, p अल्फा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास? जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है कि नहीं। यही था अपने पास रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब यही चीज अपन यहां अप्लाई करके देखते हैं, है ना, कि काम करती है या नहीं करती है। अब देखो क्या लिखा हुआ है अपने पास, एक्सप्रेशन है x² माइनस का 4x प्लस का 5, ठीक।
अब इसको अपन को किससे डिवाइड, अपन को निकालनी थी x इक्वल टू 3 पर। पहले वाला जो क्वेश्चन था x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू निकालो, तो x इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो क्या करें अपन, x माइनस 3 से डिवाइड कर देते हैं। x माइनस 3 से जब डिवाइड करोगे तो देखो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, माइनस कर दो, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का x और प्लस का 5। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से, तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का x और प्लस का 3, फिर माइनस कर दिया, ये कैंसिल हो गया, 5 माइनस 3 कितना 2। तो आप देख रहे हो कि जो रिमाइंडर आ रहा है वही किसकी वैल्यू है, इस एक्सप्रेशन की x इक्वल टू 3 पर, ठीक है कि नहीं है। अब यही चीज अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर में काम करेगी या नहीं, है ना, यही चीज अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर में काम करेगी या नहीं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में अपन क्या करते हैं, जैसे वो पूछ रहा है कि x इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा पे इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है ना, तो अब अपन क्या करें, सबको इधर ले जाएं, तो x माइनस का 3 माइनस का 2 आयोटा इक्वल टू 0। अब पूरे एक्सप्रेशन को अपन इससे डिवाइड करेंगे, लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है, ये आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है ना, इसके अंदर ये आयोटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो अपन को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो अपन क्या करते हैं कि इस मतलब ये जो इमेजिनरी पार्ट है, इस पूरे एक्सप्रेशन से इमेजिनरी पार्ट हटा लेते हैं। कैसे, x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब क्या करो कि दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 दिस इज इक्वल टू कितना, माइनस का 4, -4 को इधर लेके आ गए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13 दिस इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है कि नहीं है। अब आप देख रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर आयोटा नहीं है, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करेंगे कि जब अपन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना चाह रहे थे, है ना, तो अब इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 से डिवाइड करेंगे। क्या करो अपने पास, अपन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 5 इसकी वैल्यू निकालना चाहते थे किस पर, x इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा पे। अपन ने स्क्वायरिंग करके क्या करा, आयोटा हटा दिया, तो अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 13। अब अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी किस पर, x इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा पे। तो चलो डिवाइड करते हैं, सीधे 1 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का कितना 13, ठीक, माइनस कर लेते हैं तो ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6x माइनस का 4x दैट इज 2x और माइनस का कितना 8, ठीक है कि नहीं है, ये आ गया अपने पास निकल कर। अब तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो मतलब यही रिमाइंडर माना जाएगा, ये अब तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो यही अपने पास रिमाइंडर हो गया। तो देयरफॉर एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास निकल कर, 2x माइनस का 8, ठीक है कि नहीं है। लेकिन वैल्यू तो आप बोलोगे सर ये आई थी 2 प्लस 4 आयोटा, तो बिल्कुल आएगी। अभी अपने पास जो वैल्यू आई है वो x के टर्म में आई है, और x एक्चुअली था क्या, 3 प्लस का 2 आयोटा और माइनस का 8, तो रखो यहाँ पे, तो ये आएगा अपने पास कितना, 6 प्लस का 4 आयोटा माइनस का 8, तो ये अपने पास आ गया माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा। यहाँ पे -2 आया था अपने पास, तो वही आ गया माइनस का 2 प्लस 4 आयोटा। तो जब भी x की किसी वैल्यू पर एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा इसको किससे करोगे, रिमाइंडर थ्योरम से। अगर आप सोचो कि सर x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो उससे भी निकल के आएगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन से इसको डिवाइड करना है, तब जाके अपने पास जो रिमाइंडर आएगा वही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी किस पर, x इक्वल टू दिस पर, जो पूछा गया आपसे, ठीक है ना। चलो अब यही चीज से अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। अब दे क्या रखा था अपन को कि x जो है वो माइनस का 5, x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 2 रूट के अंदर माइनस का 4, है ना। अब रूट के अंदर -4 को क्या लिखेंगे, 2 आयोटा, तो ये एक्चुअली अपने पास आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का 4 आयोटा दिस इज इक्वल टू कितना, x। अब अपने पास क्या है कि इसको अगर पूरा तो लेके नहीं आएंगे, अपन को क्या करना है कि ये आयोटा हटाना है। तो कैसे हटाया था अपन ने, रियल पार्ट को इधर लेके आओ, तो x प्लस 5 इक्वल टू 4 आयोटा, एक साइड प्योरली रियल है, एक साइड अपने पास कैसा है, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी।
दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना -16। तो ये अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 25 और -16 को इधर लेके आओगे तो +16 बराबर कितना 0। तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 41 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं। अब जब अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है x की इस वैल्यू पर, तो अब अपन क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को अपने इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। तो देखो क्या आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 41, ठीक है ना। इससे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, x पे पावर 4 प्लस का 9x क्यूब प्लस का 35x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 4। ठीक, डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आ जाएगा वही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा अपने पास x पे पावर 4 प्लस का 10x क्यूब और प्लस का 41x स्क्वायर। ठीक, माइनस कर दो, तो ये अपने पास कैंसिल हो गया, क्या बचा 9x क्यूब माइनस 10x क्यूब, तो माइनस का x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 4। अब माइनस x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का x क्यूब और माइनस का 10x स्क्वायर और माइनस का 41x, फिर माइनस कर दो, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये कैंसिल हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, तो दैट इज 4x स्क्वायर प्लस का 41x माइनस का x, तो प्लस का 40x और प्लस का 4। ठीक, अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस का 40x प्लस 41 इंटू 4 दैट इज 164। ठीक, माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल, तो क्या बचा अपने पास माइनस का 160। ठीक है कि नहीं है। तो अब आपसे अगर वो पूछ रहा है कि x की वैल्यू यदि ये है तो इसकी वैल्यू बताओ, तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 160। अगर आप चेक करना चाहते हो तो x की ये वैल्यू रख के देख लेना, टाइम लगेगा आपको, है ना, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन यही निकल कर आएगा। अब इसके अंदर देखो x नहीं आ रहा, x अगर आ रहा होता तो अपन बाद में x की वैल्यू रख देते, अभी इसके अंदर x आ नहीं रहा तो अपने पास यही आंसर हो गया। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इसी टाइप का, कि x की वैल्यू यदि 1 + 2 आयोटा है, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या है, 1 + 2 आयोटा, तब अपन को निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 16। ठीक है ना, जब अपने पास x की ये वैल्यू है तब इसकी वैल्यू निकालो, सेम वही काम करना है, कहीं कुछ चेंज नहीं है। तो क्या आएगा अपने पास, x इक्वल टू 1 + 2 आयोटा दे रखा है, तो x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू कितना 2 आयोटा। ठीक है ना, अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करो तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस का 4, तो x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और प्लस का 4 दैट इज 5 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 5 इससे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 16। ठीक है कि नहीं है। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 7x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना 9x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 5x माइनस का 6x और प्लस का कितना 16। ठीक, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x स्क्वायर है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो शायद आपको आता होगा डिवीजन, 9x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 9 18x और प्लस का 9 5 45 माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो ये आ गया अपने पास प्लस का 18 माइनस का 6, तो यह बचा अपने पास 12x और माइनस का 29। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये अपने पास रिमाइंडर बच गया, अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू
12x माइनस का 29, और अब इसके अंदर x आ रहा है तो लास्ट में अपन को x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू क्या है अपने पास 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा माइनस का क्या 29, तो ये अपने पास आ गया 12 प्लस 12 आयोटा माइनस का 29, तो 12 माइनस का 29 माइनस का 17 प्लस का 12 आयोटा। क्लियर है ये चीज, है ना? तो ये आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। अब यही इसी चीज का अपन यूज और कहाँ कर सकते हैं, मतलब इसमें है ना मैथमेटिक्स में इस टाइप का एक क्वेश्चन और बनता है, इसको आप नोट कर लेना। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो और बनता है, कैसे? ये तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर में हो गया, ठीक है ना। अब इसमें और कैसे पूछ लेते हैं वो, कि बोले कि इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 क्या दे दिया अपने पास, एक इर्रेशनल नंबर दे दिया। अब बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मान लो x पे पावर 4 माइनस का 16x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7। यदि x जो है वो 2 प्लस रूट 3 है तब अपन को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर भी सेम यही तरीका काम करेगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर कैसे करेगा, x की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, ठीक है। तो x माइनस 2 माइनस का रूट 3 बराबर कितना हो गया 0। अब अगर अपन इससे डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर देख रहे हो रैशनल इर्रेशनल नंबर आ रहा है क्या, रूट 3। इसके अंदर कैसा नंबर आ रहा है, इर्रेशनल नंबर रूट 3 आ रहा है, तो ये डिवाइड करते समय दिक्कत देगा। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आयोटा दिक्कत देता है, तो इसके अंदर क्या दिक्कत देगा, इर्रेशनल नंबर। तो अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 2 को तो इधर लेके आ जाएंगे लेफ्ट में, तो x माइनस 2 कितना हो गया अपने पास रूट 3। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे जिससे ये तुम्हारे पास इर्रेशनल नंबर जो है वो हट जाएगा, है ना। तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 और दिस इज इक्वल टू कितना 3, तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया अपने पास। अब इससे डिवाइड करना ज्यादा आसान है, तो क्या करेंगे, बस इस एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर बच जाएगा वही तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर में लास्ट में तुम्हारे पास x अगर बच रहा हो तो x की वैल्यू क्या रख देना 2 प्लस रूट 3, ठीक है ना। तो सेम जो तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ा है वो इस टाइप के क्वेश्चन में भी काम आ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या दे रखा है कि इफ z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, है ना, शो दैट z स्क्वायर माइनस का 4z प्लस का 13 दिस इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ 4z क्यूब माइनस का 3z स्क्वायर प्लस का 169, ठीक है ना। अब सेम वही क्वेश्चन है, अभी तक x लिखा हुआ था, अभी x की जगह क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है ना। वेरिएबल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, z की जगह t लिखा हो, p लिखा हो, q लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करने का मेथड अपना जो अप्रोच है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो x z की वैल्यू क्या है 2 माइनस का 3 आयोटा, पहले तो ये चीज प्रूफ करनी है अपन को, तो ये तो अपने पास वैसे ही प्रूफ हो जाएगी। जो अपन काम करते हैं कि रियल को इधर ले आए, दिस इज इक्वल टू माइनस का 3 आयोटा, दोनों साइड क्या करो स्क्वायरिंग करो, तो z माइनस का 2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस के 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया z स्क्वायर माइनस का 4z प्लस का 4 दिस इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो ये माइनस 9, तो आ गया z स्क्वायर माइनस का 4z प्लस का 13 दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। अब इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है तो क्या करेंगे, वही काम, इससे डिवाइड कर दो, तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इससे डिवाइड करना है किसको, 4z क्यूब माइनस का 3z स्क्वायर प्लस का 169, ठीक।
चलो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4z से, है ना। यहाँ पे क्या है? 4z क्यूब, तो z स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4z से। तो क्या आएगा अपने पास? 4z का क्यूब माइनस का 16z स्क्वायर और प्लस 13 इंटू 4 69z, ठीक है ना। तो माइनस सॉरी 52z, क्लियर। अब माइनस कर देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। क्या बचा? 16z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर मतलब 13z स्क्वायर, फिर माइनस का 52z और प्लस का 169, ये आ गया। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 13z स्क्वायर है तो प्लस 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा अपने पास कितना? 13z स्क्वायर माइनस 4 इंटू 13, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना? 52z और 13 इंटू 13 प्लस का 169, तो माइनस प्लस माइनस, कहीं कोई गलती तो नहीं करी है ना? 13 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4 इंटू जेड, तो यही आ गया अपने पास। तो ये सब कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर क्या आ गया अपने पास? 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब z की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा है तब ये कितना होगा अपने पास? 0, ठीक। इससे आप ये भी समझ सकते हो कि आपसे अगर पूछा जाए कि 4z क्यूब माइनस का 3z स्क्वायर प्लस का 169 इक्वल टू 0, इसका रूट बताओ। इसका क्या बताओ? रूट। तो देखो 2 माइनस 3 आयोटा रखने पर ये 0 हो रहा है, 2 माइनस 3 आयोटा रखने पर ये 0 हो रहा है, तो 2 माइनस 3 आयोटा इसका क्या कहलाएगा अपने पास? रूट कहलाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप इस टाइप के क्वेश्चन तो अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए और वैरायटी देखते हैं आप। अब नेक्स्ट अपने पास किस टाइप का है? देखो क्या दे रखा है कि इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इक्वल टू 1। z अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड z क्या, उसका मॉडुलस कितना है अपने पास? 1। देन z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, देन z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ठीक है ना। फिर ऑप्शन दे रखे हैं कि प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, या अपन कुछ भी नहीं कह सकते, नथिंग कैन बी सेड, ठीक है ना। तो अब इसके में क्या करें अपन? क्वेश्चन समझ गए होंगे। z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस कितना है अपने पास? 1 है। अब अपन को बताना है कि z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 ये अपने पास क्या होगा? प्योरली रियल होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, या फिर अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, या नथिंग कैन बी सेड, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं? देखो z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इसके बारे में पूछ रहा है, और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस कितना है? 1 है। तो अपन क्या करते हैं कि पुट z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये रख लेते हैं अपन, कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ठीक है कि नहीं है। अब देखो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 1 है, तो अपन ने वही लिया है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका मॉडुलस निकालोगे तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डेट इज 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू अपन रख देते हैं। नाउ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस का 1 होल अपॉन कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा और प्लस का 1, ये आ गया अपने पास। अब इसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी आपको सिर्फ देख लेना कि ऐसा फॉर्मूले होते हैं, और बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, और जिनने पढ़ रखे हैं उनको समझ में आ जाएगा। अब अपन क्या करते हैं? कॉस थीटा और साइन थीटा के हाफ एंगल फॉर्मूले लगाते हैं जिससे ये 1 रिमूव हो जाए, ठीक है कि नहीं है। कॉस थीटा का वो हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा जिससे ये 1 रिमूव हो जाए। तो अब अपने पास क्या आएगा? देखो -1 लिखा हुआ है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये अपने पास होता है बेटा कॉस थीटा का फॉर्मूला, है ना, प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा का को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और माइनस का क्या? 1 होल डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे देखो प्लस का 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अब कॉस थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 -1 प्लस आयोटा टाइम
साइन का वही फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और प्लस का 1, ये अपने पास 1 इससे कैंसिल, यहाँ पे ये 1 इससे कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्या आया अपने पास, ऊपर -2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ऊपर से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2, ये अपन ने कॉमन लिया, क्या बचेगा अपने पास, साइन थीटा बाय 2 माइनस का आयोटा कॉस थीटा बाय 2। क्लियर है? होल डिवाइडेड बाय, नीचे से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉस थीटा बाय 2, तो 2 कॉस थीटा बाय 2, क्या बचेगा अपने पास, कॉस थीटा बाय 2 प्लस का आयोटा साइन थीटा बाय 2। यहां तक अपने पास निकल कर आ गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, उड़ा दिया। अब अपन क्या करते हैं कि इनको कैलकुलेट करना है, तो इनको अपन किसमें, आइलर फॉर्म में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन को अपन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बाय 2 लिखेंगे, है ना। साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, माइनस का 10 थीटा बाय 2। यहां पर अपन क्या करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बाय 2, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बाय 2, और इस माइनस को भी अपन को खत्म करना है, तो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो एक्चुअली में ये हो जाएगा थीटा बाय 2 माइनस का पाई बाय 2 और प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 माइनस का पाई बाय 2। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था अपने पास, पोलर फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, और नीचे वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको ऐसे लिखे रहने दो, कॉस थीटा बाय 2 प्लस का आयोटा साइन थीटा बाय 2। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको अपन आइलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, यहां तक आप नोट कर लेना। अब इसको अपन आइलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस का 10 थीटा बाय 2 इंटू ई पे पावर आयोटा पाई बाय 2, सॉरी थीटा बाय 2 माइनस का पाई बाय 2, है ना, होल अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, ई पे पावर आयोटा थीटा बाय 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेस सेम है और डिवीजन में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो माइनस का 10 थीटा बाय 2 इंटू ई पे पावर आयोटा थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 2, और माइनस का आयोटा थीटा बाय 2 आएगा, आयोटा कॉमन ले लिया, तो माइनस का थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा अपने पास -10 थीटा बाय 2 इंटू ई पे पावर आयोटा और माइनस पाई बाय 2। ठीक है कि नहीं? अब इसको जब अपन ई पे पावर माइनस पाई बाय 2 आयोटा की वैल्यू रखेंगे पोलर फॉर्म में, तो क्या आएगा अपने पास, दिस इज इक्वल टू माइनस का 10 थीटा बाय 2 इंटू कॉस माइनस पाई बाय 2, तो कॉस पाई बाय 2 हो जाएगा, और प्लस साइन माइनस आयोटा साइन माइनस का पाई बाय 2। ठीक है ना, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये हो गया अपने पास 0, और साइन का माइनस बाहर ले लो तो माइनस आ जाएगा, आयोटा साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1, तो क्या बचेगा, सिर्फ 0 माइनस आयोटा। अब 0 माइनस आयोटा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा 10 थीटा बाय 2। अब आप देख रहे हो कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसके अंदर कोई भी रियल पार्ट नहीं है, ये अपने पास सिंपल क्या लिख सकते हैं इसको, 0 प्लस आयोटा 10 थीटा बाय 2। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 10 थीटा बाय 2 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज प्योरली इमेजिनरी। तो z की वैल्यू अपने पास, मॉड z अगर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये जो अपने पास एक्सप्रेशन है z-1 अपॉन z+1, ये हमेशा कैसा रहेगा अपने पास, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको नोट कर लें आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z क्या दे रखा है अपन को, x प्लस आयोटा y, और w जो है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ओमेगा नहीं है, ये क्या है, w 1 माइनस का आयोटा z होल अपॉन z माइनस आयोटा, ये दे रखा है। ठीक है कि नहीं है? अब वो बोल रहा है कि इफ मॉड w इज इक्वल टू 1, if mod w is equal to 1,
देन प्रूव दैट z इज प्योरली रियल। इसके अंदर क्या प्रूव करना है कि ये सारी कंडीशन दे रखी है कि z जो है x प्लस आयोटा y है, w जो है 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस 1, और w का जो मॉड है वो किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल। तो ये प्रूव करना है कि जो z है ना वो अपने पास कैसा होगा, प्योरली रियल होगा। अब इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो अब इसमें ये मत सोचना जैसे पहले वाले क्वेश्चन में कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर था जिसका मॉडुलस 1 था, तो z की जगह अपन ने cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रखा था। इसके अंदर अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रखोगे यहाँ पे तो वो कुछ भी काम नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, देखो गिवन क्या है कि मॉड ऑफ w दिस इज इक्वल टू कितना, 1। अब w किसके इक्वल है, 1 माइनस का आयोटा z होल अपॉन z माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू कितना, 1, है ना। z ये w की वैल्यू रख दी अपन ने। अब ऊपर और नीचे अलग अलग मॉड ले सकते हैं, मॉडुलस की प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। तो इसका क्या अपन अलग अलग मॉड ले सकते हैं, 1 माइनस आयोटा z होल अपॉन z माइनस का आयोटा का मॉड, दिस इज इक्वल टू कितना, 1। इसको उधर भेजा तो क्या आ गया अपने पास, 1 माइनस का आयोटा z, दिस इज इक्वल टू मॉड के अंदर z माइनस का आयोटा, ठीक है कि नहीं है। अब क्या करा जाए, कुछ मॉडुलस तो लेंगे नहीं अपन, अब क्या किया जाए, तो अब अपन क्या करते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से क्या होगा, देखो 1 माइनस का आयोटा z इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। हमने स्क्वायर क्यों किया है, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं कि मॉड z का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो अपन ये प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। तो क्या आएगा अपने पास, 1 माइनस आयोटा z इंटू 1 माइनस आयोटा z इस पूरे का कॉन्जुगेट। 1 माइनस आयोटा z के मॉड को ये लिखा, मॉड के स्क्वायर को ये लिखा जाएगा। अब z माइनस आयोटा का मॉड है उसका स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जाएगा, z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, ठीक है कि नहीं है। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 1 माइनस आयोटा z, अपन को इस पूरे का कॉन्जुगेट लेना है, अपन ऐड करके कॉन्जुगेट ले सकते हैं या कॉन्जुगेट लेकर भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 का अलग ले लो कॉन्जुगेट, 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा। फिर आयोटा का कॉन्जुगेट लोगे तो प्लस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे z का कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट, सबका अलग अलग कॉन्जुगेट ले लिया, है ना। यहाँ पर अपने पास z माइनस का आयोटा, और यहाँ आएगा अपने पास z कॉन्जुगेट और प्लस का आयोटा। आयोटा का कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस आयोटा आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 1 का 1 से करोगे तो 1, फिर 1 का अपन इससे करेंगे तो प्लस का आयोटा z कॉन्जुगेट, ठीक है कि नहीं है। फिर माइनस आयोटा z का 1 से करेंगे तो माइनस का आयोटा z, और आयोटा z का आयोटा z कॉन्जुगेट से करोगे तो देखो आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या बचेगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू, अब z इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, फिर z का आयोटा से करोगे तो z इंटू आयोटा, फिर माइनस आयोटा का z से करोगे तो माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट, फिर माइनस आयोटा का इससे करेंगे तो प्लस का 1। अब देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 1 और z कॉन्जुगेट ये अपने पास कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। सबको इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा अपने पास, आयोटा z कॉन्जुगेट, या फिर ऐसा करो कॉन्जुगेट वाला जो है ना z कॉन्जुगेट इसको इधर लेके आओ और इस वाले को यहाँ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा अपने पास, आयोटा z कॉन्जुगेट, और ये उधर गया तो 2 आयोटा z कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू, इसको उधर भेजा तो z आयोटा और z आयोटा, तो 2 आयोटा z, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल, तो अपने पास क्या आ गया कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कितना, z। z किसके इक्वल था, x प्लस आयोटा y, इसका मतलब x माइनस x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और इसका अपन कॉन्जुगेट निकालेंगे तो x माइनस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, x से x कैंसिल, इसको उधर भेजा तो 2 आयोटा y, दिस इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज y इक्वल टू 0, देयरफॉर z क्या बचा अपने पास, सिर्फ x, हेंस z इज प्योरली रियल, ठीक
ठीक है कि नहीं है, ये प्रूफ हो गया अपने पास। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो स्कूल में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये कॉम्पिटिशन में जरूर आ सकते हैं। ठीक है कि नहीं है, सारी कंडीशन दे दी जाए, फिर वही कि देन जेड इज ऑप्शन दे दिए जाए, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स नंबर या नथिंग कैन बी सेड, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस टाइप के वो कॉम्पिटिशन में काफी पूछे जाते हैं, इसको भी नोट करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि इफ आयोटा जेड क्यूब प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड प्लस आयोटा दिस इज इक्वल टू कितना 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड जेड। अगर अपने पास ये 0 के इक्वल है तब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखो ये जो अपने पास इक्वेशन दे रखी है आयोटा जेड क्यूब प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड प्लस का आयोटा इक्वल टू 0, ये एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि जेड में 3 डिग्री की इक्वेशन दे रखी है। अब 3 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई तरीका तो होता नहीं है ना, इसको अपन क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये भी पता है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अपन क्या सोचेंगे कि भैया क्या रखें, हिट एंड ट्रायल में तो अपन 0 1 2 -1 -2 है ना, अगर रियल होता है तो ये सब वैल्यू रख के देख लेते हैं 0 1 2 या -1 -2, लेकिन इसके अंदर z क्या है अपने पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अभी इसको अपन क्या है वैसे हिट एंड ट्रायल से सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें सोचो कि क्या तरीका हो, तो इसके क्या फैक्टर बना के देखो, फैक्टर बन सकते हैं क्या। तो देखो अगर मान लो मैं इन दोनों से क्या कॉमन ले लूं, जेड स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा अपने पास आयोटा जेड प्लस का 1, ये बचेगा, और यहां से अपने पास माइनस ही कॉमन आ रहा है तो जेड माइनस का आयोटा, अपना काम नहीं बना, ये अलग है ये अलग है, अपना काम नहीं बना। तो अब अपन क्या करें इसके अंदर, देखो आयोटा जेड क्यूब प्लस का जेड स्क्वायर, ये जो माइनस जेड लिखा है तो माइनस की जगह अपन आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है ना, ये माइनस की जगह अपन ने क्या लिख लिया, आयोटा स्क्वायर, तो प्लस आयोटा स्क्वायर जेड प्लस का आयोटा दिस इज इक्वल टू कितना 0। ठीक, अब इसके फैक्टर बना के देखो, तो देखो इन दोनों को लेते हैं और इन दोनों को लेते हैं, तो अगर अपन यहां से क्या कॉमन ले लें, जेड स्क्वायर, तो क्या बचेगा अपने पास आयोटा जेड प्लस का 1, और इन दोनों से क्या कॉमन लेते हैं अपन, आयोटा, तो यहां भी क्या बचेगा आयोटा जेड प्लस का 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब देख रहे हो कि दोनों से क्या कॉमन आ सकता है अपने पास, आयोटा जेड प्लस 1, तो अपन ने आयोटा जेड प्लस 1 ये कॉमन लिया, क्या बचा अपने पास जेड स्क्वायर प्लस का आयोटा दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से या तो आयोटा जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, या फिर जेड स्क्वायर प्लस आयोटा बराबर 0 होगा। अब देखो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, रूट के अंदर माइनस आयोटा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो जेड इज इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, माइनस का 1 अपॉन आयोटा, और माइनस 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हैं अपन, आयोटा, ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा आ जाएगा। अब z यहाँ से सिंपल दिख रहा है, तो देयरफॉर कि मॉड z की वैल्यू अपने पास क्या निकल कर आ गई है, मॉड ऑफ आयोटा, और आयोटा का मॉड कितना होता है 1। तो यदि अपने पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मॉड z अपने पास क्या निकल कर आएगा, 1 के इक्वल निकल कर आएगा। ठीक है कि नहीं है, और वहां से निकालना चाहोगे तो शायद वहां से भी 1 ही निकल कर आएगा। ठीक है ना, तो इसको भी नोट करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो है कुछ थोड़े से अब डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है ना, क्या है देखो, लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड दिस इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। अब ये जो है अपने पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कहलाती हैं, अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, 3 डिग्री की इक्वेशन पढ़ा है, लेकिन ये क्या है अपने पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। ठीक है ना, कि z ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को अपने पास सेटिस्फाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी के अंदर z की वैल्यू यदि मैं आयोटा रखता हूं, z की वैल्यू क्या रखता हूं, आयोटा, तो क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 और प्लस
आयोटा का मॉड, तो आयोटा का मॉड कितना हो गया +1, तो -1 +1 कितना आ गया अपने पास 0। मतलब आयोटा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। अपन को और भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर देखने हैं, और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने डिग्री की है उतने ही रूट्स निकल के आएंगे। जो अपन पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ते हैं, है ना, या फिर अपन एक्स की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ते हैं, तो उसमें तो क्या होता है कि जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने ही रूट्स निकल कर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अपने पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, इसके अंदर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपने पास अगर 2 डिग्री का है तो अपने पास 2 ही वैल्यू निकल कर आएंगी। कहो 2 से ज्यादा निकल के आए, कहो 2 से कम आए, कहो एक भी ना आए अपने पास, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम देख रहे हो वैसे तो कोई डिग्री विग्री डिफाइंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मॉडुलस है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अभी जैसे अपन ने एक तो पता लगा लिया आयोटा, और भी हो सकते हैं, पता लगाते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपसे बोला जाएगा कि बताओ जेड ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें, या सॉल्व द इक्वेशन दिस, तो अपन का मतलब ही यही है कि सॉल्व करके इसमें जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, इसमें अपन क्या करेंगे, हमेशा z की जगह x प्लस आयोटा y। जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ नहीं करना, z की जगह सिर्फ x प्लस आयोटा y रखना है, ठीक है ना। अब z की जगह x प्लस आयोटा y रखोगे तो क्या आएगा, देयरफॉर z स्क्वायर प्लस का मॉड z, दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा y का मॉड। ये किसके इक्वल अपने पास, 0 के इक्वल, ठीक है ना। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, इसी को सॉल्व करके x और y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होंगी वो अपन को निकालनी है, ठीक है कि नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, स्क्वायरिंग करो पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा प्लस ये आएगा अपने पास रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है कि नहीं है। अब इसके अंदर रियल पार्ट एक साथ कर लो, इमेजिनरी पार्ट एक साथ कर लो। तो रियल पार्ट क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट कितना है अपने पास, 2xy आयोटा, दिस इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है कि नहीं है। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गई। अब इसी एक इक्वेशन से अपने पास x और y में कितनी इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी, ठीक है ना। उन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करके अपन x और y की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होंगी वो सब निकालेंगे। तो देखो ये अपने पास रियल पार्ट है, ये अपने पास इमेजिनरी पार्ट है, तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, और ये किसके इक्वल है, 0। 0 का मतलब अपन 0 प्लस 0 आयोटा बोलेंगे, है ना। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे, उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो अब जब अपन कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, 0। दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा अपने पास इक्वेशन क्या है कि 2xy, दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को अपन को सॉल्व करके x और y की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। अब सेकंड इक्वेशन से देखो, यहां से अपने पास दो केस बन सकते हैं, x इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर y इज इक्वल टू 0 हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो पहला केस अपने पास क्या है, पहला केस कि इफ x इज इक्वल टू 0, x क्या हो जाए अपने पास, 0। अब यदि x 0 होगा तो देखो पहली इक्वेशन पे क्या बन जाएगी, x अगर 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस रूट के अंदर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है कि नहीं है। अब वाई स्क्वायर का रूट निकालोगे तो वाई स्क्वायर का रूट अकेला y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन, मॉड y, दिस इज इक्वल टू 0। ये चीज भी आपको पहले कई बार बता चुका हूं कि रूट के अंदर यदि एक्स स्क्वायर लिखा हो तो ना इसको अपन को x लिखना है, ना इसको प्लस माइनस x लिखना है। कैलकुलेशन के लिए इसको हमेशा क्या लिखा जाएगा, मॉड x लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख लिया, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस मॉड y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर जो है इसको अपन मॉड y का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड x लिखा हो, मॉड x का स्क्वायर लिखा हो या एक्स स्क्वायर लिखा हो, ये दोनों सेम होते हैं, है ना। x की कोई भी वैल्यू रखो ये दोनों हमेशा सेम निकल के आएंगे। तो यहाँ पे अगर मॉड था तो यहाँ भी हमने मॉड लगा लिया,
तो ये आ गया मॉड y का स्क्वायर प्लस का मॉड y, दिस इज इक्वल टू 0। मॉड y अपन ने कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस का मॉड y प्लस का 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब मॉड y 0 होगा तो मॉड y 0 होने का मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू 0, और इसको जब 0 रखोगे तो मॉड y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 1, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, प्लस माइनस 1। यदि अपन यहाँ पर y स्क्वायर का रूट जो है अकेला y लिखते तो अपने पास y की सिर्फ दो वैल्यू आती, एक तो आती 0 और एक आती 1, ये -1 नहीं आती, ठीक है नहीं है, सॉल्यूशन कम हो जाते। तो अपने पास पहले केस से ये पता लग गया कि x अगर 0 है तो y 0 हो सकता है, y 1 हो सकता है और y -1 हो सकता है। अब दूसरा केस, केस सेकंड क्या लेंगे अपन कि इफ y इज इक्वल टू 0। पहले वाले केस में क्या लिया था अपन ने, x बराबर 0, अब दूसरे वाले केस में y बराबर 0। तो y को अगर 0 रखोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट मॉड एक्स बराबर 0, ठीक है कि नहीं है। अब इक्वेशन को यहीं से देखो कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 आ सकता है क्या कभी, कुछ कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इसका x इक्वल टू 0 छोड़कर, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 0 को छोड़कर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो दूसरे वाले केस से अपने पास आया कि x की वैल्यू, y की वैल्यू यदि 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 0, ठीक है कि नहीं है। तो चलो दोनों केस से अपन ने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब अपन देखें कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं। x यदि 0 लिया था तो y 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1, है ना। x अगर 0 है तो y की ये वैल्यू हो सकती है, और यदि अपन ने y 0 लिया था तो x 0 आ गया। अब ये दोनों केस तो अपने पास कैसे हो गए, सेम हो गए। ये दोनों केस कैसे हो गए, सेम हो गए। तो हटा दो इस एक को, तो इसका मतलब ये तीन अपने पास अलग अलग सॉल्यूशन आए। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि z जो होगा, z क्या लिया था अपन ने, x प्लस आयोटा y। अगर ये वैल्यू लेके चल रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, 0 प्लस 0 आयोटा। अगर अपन ये लेके चल रहे हैं तो आ गया 0 प्लस आयोटा, और इसको लेके चल रहे हो तो ये आ गया 0 माइनस का आयोटा। ये तीन ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। या पूछे इसके रूट्स क्या होंगे तो अपन कितने रूट्स बताएंगे, तीन, एक तो 0, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को नोट करो, है ना। इस टाइप के और देखते हैं अपन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि सॉल्व द इक्वेशन z स्क्वायर इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। सॉल्व z स्क्वायर दिस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, इसको अपन को सॉल्व करना है, ठीक है कि नहीं है। सेम काम करेंगे, z की जगह क्या रखना है अपन को, x प्लस आयोटा y। पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब जो दे रखा है उसके अंदर ये वैल्यू रख देते हैं बस। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मतलब z का स्क्वायर x प्लस आयोटा y का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, इसका क्या, कॉन्जुगेट, ठीक है ना। स्क्वायरिंग करो दोनों साइड तो क्या आएगा अपने पास, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2xy आयोटा दिस इज इक्वल टू x माइनस का आयोटा y। अब इस एक इक्वेशन से x और y में कितनी इक्वेशन बनेंगी, दो इक्वेशन, रियल को कंपेयर करके और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके। अब देखो लेफ्ट में रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, x के इक्वल, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2xy, और यहाँ इमेजिनरी पार्ट कितना है, -y, तो दिस इज अवर इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करके अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2xy दिस इज इक्वल टू -y, y को इधर लेके गए तो 2xy प्लस का y दिस इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया तो 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से अपने पास दो केस बने, या तो y इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x प्लस 1 बराबर 0, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1/2, ठीक है कि नहीं। या तो y बराबर 0 होगा या x की वैल्यू क्या होगी अपने पास, माइनस का 1/2। पहला केस लेके चलते हैं कि इफ y बराबर 0, यदि y की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, 0 के इक्वल हो गई। y अगर 0 होगा तो पहली इक्वेशन से देखो, एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, x कॉमन लिया, x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 0, 1।
मतलब y अगर 0 है तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है कि नहीं है। तो अपन को एक्स वाई के दो पेयर तो ये मिल गए, 0,0 एंड 1,0। दूसरा केस अपने पास क्या, केस सेकंड, कि इफ y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू कितना 1/2, देयरफॉर अब अगर x की वैल्यू 1/2 होगी तो क्या होगा अपने पास x स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस का y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/2 ये आएगा। तो माइनस का y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 1/4। तो माइनस का y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1/4। तो यहां से अगर अपन y की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आयोटा ये आएगी। लेकिन x और y खुद कैसे होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये जो x और y होते हैं ये खुद कैसे होते हैं अपने पास रियल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ तो क्या आ रहा है इमेजिनरी, तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ या सॉल्यूशन ऑफ z, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ z या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या बोलेंगे, z इज इक्वल टू एक तो आ रहा है 0 + 0 आयोटा और एक आ रहा है अपने पास 1 + 0 आयोटा, ठीक है कि नहीं है। इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है, नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी टाइप का है, सॉल्व mod of z plus 1 this is equal to z plus 2 times 1 plus iota। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड कितने भी हो सकते हैं, लेकिन करने का जो तरीका है वो सेम रहेगा, ठीक है ना। मतलब इक्वेशन जो दी गई है वो कितनी भी उटपटांग हो सकती है, कैलकुलेशन कितनी भी उटपटांग हो सकती है, लेकिन जो कंसेप्ट है जो मेथड है करने का वो सेम रहेगा, है ना। इसमें कहीं कोई अपन को दिमाग नहीं लगाना कि इसके अंदर अब क्या करेंगे। अगर सॉल्व करने को बोला है तो अपन को वही करना है, z की जगह x प्लस आयोटा 1। तो पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। देयरफॉर क्या आएगा अपने पास यहाँ पे देखो, मॉड के अंदर x प्लस आयोटा y प्लस का 1, ठीक, दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा ये आ गया अपने पास। अब इसका जब अपन मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1 प्लस का आयोटा y दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो रियल पार्ट कितना है x प्लस 2 और इमेजिनरी पार्ट कितना है y प्लस का 2, ये आ गया अपने पास रियल x प्लस 2 और इमेजिनरी y प्लस 2। यहाँ पर इसका मॉड लेंगे तो देखो क्या आएगा, इसके अंदर रियल पार्ट कितना है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस आयोटा टाइम्स y प्लस 2 ये आ जाएगा अपने पास। अब कंपेयर कर देते हैं तो देखो लेफ्ट में इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है सिर्फ रियल पार्ट है, तो ऑन कंपेयरिंग x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहली इक्वेशन है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या है कि y प्लस 2, यहाँ इमेजिनरी पार्ट कुछ नहीं है 0 के इक्वल, ये दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू निकल के आ रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y इज इक्वल टू कितना आ गया -2, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -2, ये वैल्यू उठा के किस में रख देंगे पहली इक्वेशन में। देयरफॉर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लो दोनों साइड, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और y की जगह -2 मतलब ये आ गया अपने पास 4। अब फॉर्मूले ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 प्लस का 4x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 2x को इधर शिफ्ट किया तो 2x दिस इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना 1/2। क्लियर है ये चीज, x कितना आ गया अपने पास 1/2। तो देयरफॉर z जो अपन को निकालना है ना, इसको सॉल्व करके z निकालना है, तो अपने पास एक ही सेट ऑफ पेयर बन रहा है कि y जब -2 होगा तो x कितना होगा 1/2, तो z कितना आ गया अपने पास x प्लस आयोटा y मतलब 1/2 माइनस का 2 आयोटा। क्लियर है ये चीज, है ना। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है
कि बोले कि इफ दिस z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस देन, फिर z इज ऑप्शन दे रखे हों कि 1/2 माइनस 2 आयोटा, 1/2 प्लस 2 आयोटा, अकेला माइनस 2 आयोटा, तो इस टाइप के ऑप्शन भी दे सकते हैं। ऑप्शन के केस में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्या सीधे अपन सेटिस्फाई करा के देख लेंगे कि भैया कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे उन सभी को करने का तरीका सेम होगा। इक्वेशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है ना, या फिर ये जो अपने पास रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके इक्वेशंस बन रही हैं ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्लियर है। तो इस टाइप के लेकिन क्वेश्चन जो होने हैं वो इसी तरीके से होने हैं। तो चलो ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब अपन नेक्स्ट करते हैं, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन अभी आपको करा नहीं सकते। लोकस वगैरह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि प्रूफ करो कि ये लोकस जो है वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलो अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो बच रहा है रोटेशन थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोटेशन थ्योरम। इस टॉपिक को पढ़ाते भी बहुत कम लोग हैं, है ना। कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टीचर जो हैं जो कंपटीशन पढ़ाते हैं वो इसको छुड़वा भी देते हैं, है ना। तो अब क्या है रोटेशन थ्योरम में वो देखो, या फिर इसमें लिखा होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ रोटेटिंग एरो इन द आर्गेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ रोटेटिंग एरो इन द आर्गेंट प्लेन, ठीक। अब क्या है, मान लो कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 हमने क्या करे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए और इनको आर्गेन प्लेन में प्लॉट किया। और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से हैं कि दोनों का जो मॉडुलस है वो क्या होना चाहिए, अपने पास बराबर होना चाहिए। दोनों का मॉडुलस जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो देखो जब दोनों का मॉडुलस इक्वल है तो इसका मतलब दोनों ओरिजिन से बराबर दूरी पर होंगे। दोनों ओरिजिन से बराबर दूरी पर होंगे। ये है अपने पास Z1, ये है अपने पास Z2। अब मान लो कि Z1 जो है वो रियल एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है और जो Z2 है वो Z1 से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो Z1 जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है और Z2 जो है वो कितना एंगल बना रहा है अपने पास, थीटा। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ चलो। Z1 Z2 दोनों का मॉडुलस कैसा है, इक्वल। मतलब दोनों की जो दूरी होगी, जैसे मान लो ये ओरिजिन हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ओ ए और ओ बी कैसे हैं, अपने पास इक्वल हैं। अब जो अपने पास Z1 है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है और जो Z2 है वो अपने पास Z1 से कितना एंगल बना रहा है, अपने पास थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। अब इन Z1 और Z2 को जब अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, आइलर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या आएगा अपने पास, in Euler form Z1 जो है इसका मॉडुलस कितना है, मॉड Z1। इसका मॉडुलस कितना है अपने पास, मॉड Z1 और e पे पावर आयोटा। अब इसका आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट आपको दिख रहा है कि ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल। तो आयोटा अल्फा, ये तो हो गया अपने पास क्या, Z1। एंड अगर Z2 निकालोगे तो Z2 कितना आएगा, मॉड Z2 e पे पावर आयोटा। अब Z2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, Z2 कितना एंगल बना रहा है अपने पास, अल्फा प्लस थीटा। तो ये आ जाएगा अपने पास अल्फा प्लस थीटा, ठीक है कि नहीं। अब देखो मॉड Z1 और मॉड Z2 तो इक्वल है, तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं कि मॉड Z2 की जगह तो लिख सकते हैं मॉड का Z1, ये लिख दिया। अब e पे पावर आयोटा अल्फा प्लस थीटा को इस तरीके से लिखा जा सकता है, e पे पावर आयोटा अल्फा इंटू e पे पावर आयोटा थीटा, e पे पावर आयोटा थीटा। तो देखो क्या आ गया अपने पास कि Z2 जो है वो आ गया है मॉड Z1 e पे पावर आयोटा अल्फा इंटू ई पे पावर आयोटा थीटा, ये आ चुका है। और Z1 की जगह इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, Z1, इसकी जगह क्या रखोगे, Z1। तो Z2 जो है वो किसके इक्वल आ गया अपने पास, Z1 ई पे पावर आयोटा थीटा, ठीक है कि नहीं। तो Z1 और Z2 में अपने पास ये एक रिलेशन निकल कर आ गई।
अब ये जो रिलेशन निकल कर आई है, इससे देखो डायग्राम में क्या पता लग रहा है कि अपने पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर था Z1, ठीक है कि नहीं, ये अपने पास दोनों का कॉमन पॉइंट था ओरिजिन। अब इस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि मैंने e पे पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया, e पे पावर आयोटा थीटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया अपने पास, Z2 बन गया। तो अपन क्या सोच सकते हैं कि यदि मैं Z1 किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में e पे पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई करूं, e पे पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई करूं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यदि मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में e पे पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है, क्लियर है। अगर मैं Z1 में e पे पावर माइनस आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई करता, माइनस आयोटा थीटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट करता है थीटा एंगल से, लेकिन किस डायरेक्शन में अपने पास, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर है ये चीज। तो यदि अपन, अब जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या याद रखनी है कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन e पे पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाता है। और यदि अपने पास e पे पावर माइनस आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है। तो ये चीज इसकी याद रखनी है अपन को, है ना, यही चीज अपन को क्वेश्चन में काम आती है। अब देखो इसके अपने पास थोड़े अलग अलग केस हो सकते हैं। अभी तो अपन ने इसका सिंपलेस्ट केस लिया, जिसमें क्या है अपने पास कि Z1 और Z2 जो है, Z1 और Z2 दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन है, और दोनों की लेंथ भी अपन ने इक्वल ले ली है। ये सारा काम जो है वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉमन पॉइंट है वो ओरिजिन हो, या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ इक्वल हो, है ना, लेंथ इक्वल ना हो, सेम कॉमन पॉइंट ना हो, तब भी अपन इसमें ये काम कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो देखो। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में e पे पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अपने पास अलग अलग क्या केस बन सकते हैं, मान लो एक केस तो अपने पास यही था, अब इसके अंदर और क्या क्या केस हो सकते हैं। तो देखो दूसरा केस अपने पास हो सकता है कि दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो तो ओरिजिन हो, लेकिन दोनों की लेंथ इक्वल ना हो। दोनों का कॉमन पॉइंट तो सेम है, लेकिन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ये कैसे करेंगे अपन, देखो ये अपने पास हो गया मान लो Z1, ये अपने पास हो गया Z2। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल तो नहीं है। तो ये मान लो एंगल है अपने पास अल्फा, और ये एंगल अपने पास क्या है, थीटा। अब हमको Z1 Z2 में रिलेशन लिखनी है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा वेक्टर के तरीके से समझो। जो 11 के बच्चे हैं, फिजिक्स में शुरुआत में इनको वेक्टर पढ़ाया जाता है ना, अगर वो पढ़ रखा होगा तो अच्छे से समझ में आएगा। 12th के बच्चे जो हैं वो वेक्टर 12th में तो पढ़ते ही हैं, तो उनको तो बहुत एकदम क्लियर हो जाता है। 11 के बच्चे अगर वेक्टर पढ़े हैं तो उनको ये चीज समझ में आएगी। ये अपने पास एक पॉइंट हो गया O, इस पॉइंट को अपन ने नाम दिया A, और इस पॉइंट को अपन ने नाम दिया क्या, B, ठीक है कि नहीं। अब अगर मान लो मुझे ओ ए वेक्टर निकालना है, ये एक वेक्टर के तरीके से है, तो यदि मुझे ओ ए वेक्टर निकालना है तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या, Z1, और ओ बी वेक्टर जो है ये अपने पास क्या है, Z2, ठीक है ना। एक्चुअल में वेक्टर नहीं है, अभी समझ लो इसको कि ओ ए वेक्टर जो है Z1 है, ओ बी वेक्टर क्या है अपने पास, Z2 है। अब यहाँ पर अभी दोनों की लेंथ तो इक्वल है नहीं है, अपन ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते कि Z2 इज इक्वल टू Z1 e पे पावर आयोटा थीटा, ये बिल्कुल नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है। तो अब अपन क्या करते हैं, दोनों की लेंथ इक्वल बनाते हैं। दो चीजों की लेंथ इक्वल कैसे बनानी है, जैसे मान लो इसका मॉडुलस जो है, इसकी लंबाई कितनी है, मान लो 10, ठीक है कि नहीं है। तो इसको मैं 1 बनाना चाहता हूँ, तो जब लंबाई 10 है तो मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा। इसकी लंबाई 5 है, इसको भी मैं 1 बनाना चाहता हूँ, तो इसको क्या करूंगा, मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। आ रही है बात समझ में। इसकी लंबाई यदि इसकी लेंथ जो है 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, इसकी लेंथ यदि 10 है तो 10 से डिवाइड कर दो। तो जब अपन क्या कर रहे हैं कि वेक्टर को उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो वो कैसा बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है ना। तो ये क्या बन जाएंगे, अब अपने पास एक यूनिट वेक्टर बन जाएंगे। तो ये बन गया मान लो अपने पास Z1 यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर का साइन होता है, पढ़ा हो फिजिक्स में तो। और ये हो गया अपने पास Z2 यूनिट वेक्टर।
तो Z1 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ अपने पास, Z1 को उसी के मॉडुलस से अपन ने क्या कर दिया है डिवाइड, और Z2 यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि Z2 को अपन ने उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दिया है, ठीक है कि नहीं है। अब यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये एंगल अपने पास क्या था अल्फा, ये एंगल अपने पास क्या था थीटा। अब दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया दोनों की लेंथ क्या है अपने पास 1 है, तो अब इनको मैं अपन रोटेशन थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि Z1 को कैसे घुमाना पड़ेगा अपन को एंटी क्लॉकवाइज, और कितना एंगल घुमाना है थीटा, तब जाके वो क्या बनेगा Z2 यूनिट वेक्टर। तो फ्रॉम डायग्राम क्या दिख रहा है अपन को कि Z1 यूनिट वेक्टर में यदि मैं e पे पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये क्या बन जाएगा अपने पास Z2 यूनिट वेक्टर। अब देखो Z2 अपने पास Z2 यूनिट वेक्टर क्या था अपने पास Z2 अपॉन मॉड Z2, दिस इज इक्वल टू Z1 अपॉन मॉड Z1 e पे पावर आयोटा थीटा। तो ये अब अपने पास रिलेशन निकल कर आ गई। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है तो इस तरीके से अपन रोटेशन थ्योरम लगा सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो ये अपने पास हो गया दूसरा केस। अब इसके अंदर और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये सब नोट करते जाना अच्छे से, है ना। और जो इसकी की लाइन है, की पॉइंट है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रोटेट करना है थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में तो ई पे पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है थीटा एंगल से तो ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब दूसरा केस, तीसरा केस अपने पास क्या बन सकता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो लेकिन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो सेम ना हो। तीसरा केस अपने पास क्या बन सकता है, ये जो वेक्टर पढ़ लिए हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना ये चीज। और ये स्कूल में तो बिल्कुल दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है, तो जो सिर्फ स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं वो इसको देखें ही मत कि क्या है ये चीज, उनके लिए ये सारी चीजें काल्पनिक हैं, इमेजिनरी हैं। अब मान लो अपने पास कि दो वेक्टर हैं लेकिन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो ओरिजिन नहीं है। ये अपने पास कॉमन पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया अपने पास सी, ठीक। ये अपने पास है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है अपने पास Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन दोनों के बीच का एंगल अपने पास कितना है थीटा। अब हमें इसके अंदर रोटेशन थ्योरम लगानी है। ये है कि AB जो है, AB ये किसके इक्वल है अपने पास AC के इक्वल है, ये किसके इक्वल है अपने पास AC के इक्वल है, ठीक है ना। तो AB वेक्टर इक्वल टू AC, सॉरी वेक्टर नहीं, इनके मॉडुलस, AB वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू AC वेक्टर, ये अपने पास इक्वल है। या बोल सकते हो कि मॉड Z1 जो है वो किसके इक्वल है मॉड Z2, ये जो लेंथ है वो अपने पास इक्वल है। अब इसमें कैसे थ्योरम लगेगी तो देखो अपन को दिख रहा है कि AB वेक्टर को जब अपन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे कितने एंगल से थीटा, तब जाके वो AC वेक्टर बनेगा। तो AB वेक्टर को जब अपन कितने एंगल से घुमाएंगे थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ई पे पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई, तब जाकर ये क्या बनेगा अपने पास AC वेक्टर। क्लियर है ये चीज। अब AB वेक्टर अपन को लिखना है, AB वेक्टर अपन को लिखना है ना। इसके अंदर एक गड़बड़ हो गई, ये जो B पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 यहाँ पे, ये जो C है यहाँ है Z3, और ये A है वो है Z1, ठीक है ना। अब अपन को AB वेक्टर लिखना है, तो देखो AB वेक्टर कैसे लिखते हैं, जिनने वेक्टर पढ़ा हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये Z1 Z2 Z3 ये मान लो क्या है ABC के पोजीशन वेक्टर हैं। तो जब अपन को AB वेक्टर लिखना है तो B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, बाद वाले का माइनस पहले वाले का, ठीक है ना। तो AB वेक्टर क्या आएगा अपने पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ B मतलब Z2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A मतलब Z1 ई पे पावर आयोटा थीटा। क्लियर है ये चीज। अब AC वेक्टर, तो AC वेक्टर क्या आएगा अपने पास Z3 माइनस का Z1 पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये आ गया अपने पास। तो अपन यहां से बोल सकते हैं कि Z1 Z2 Z3 में ये रिलेशन निकल के आएगी, ठीक है ना। तो यदि दोनों का कॉमन पॉइंट सेम ना हो तो अपन इस तरीके से रोटेशन थ्योरम लगाएंगे, ये अपन को क्वेश्चंस में काम आएंगे। और चौथा केस क्या हो सकता है कि दोनों का कॉमन पॉइंट भी सेम ना हो, है ना, और मतलब ओरिजिन ना हो और लेंथ भी इक्वल ना हो, है ना। तो उस केस में यूनिट वेक्टर बना के करेंगे। तो चौथा केस जो है वो देख लो, है ना, ये बहुत रेयर काम आता है लेकिन देख लो फिर भी।
ये अपने पास है ए, ये है बी, ये है सी। ए का पोजीशन वेक्टर z1, बी का अपने पास z2, सी का पोजीशन वेक्टर z3 और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। अब इसके अंदर ए बी और ए सी इक्वल नहीं है अपने पास, इसके अंदर ए बी और ए सी इक्वल नहीं है ना। तो अब अपन क्या करें, इसके अंदर कैसे लगाएंगे, तो यूनिट वेक्टर बनाएंगे। अब जैसे ए बी यूनिट वेक्टर के लिए ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं, है ना। ये कैप जो होती है वो क्या बताता है, यूनिट वेक्टर। ए बी यूनिट वेक्टर में ई पे पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर ये क्या बनेगा अपने पास, ए सी यूनिट वेक्टर। अब ए सी यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए सी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर में होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस, उसकी लेंथ। तो ये आ गया ए सी वेक्टर अपॉन ए सी वेक्टर की मॉडुलस लेंथ। यहां आएगा अपने पास क्या, ए बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू ई पे पावर आयोटा थीटा। अब अपन रखते हैं ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहां लिख देते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, सी का। तो ये आएगा अपने पास z3 माइनस का z1 होल अपॉन मॉडुलस ऑफ z3 माइनस z1, दिस इज इक्वल टू z2 ए बी वेक्टर। तो ए बी का मतलब हो गया z2 माइनस का z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2 माइनस z1 ई पे पावर आयोटा थीटा। क्लियर है। तो ये अपने पास अगर ओरिजिन जो है वो कॉमन पॉइंट ना हो या फिर अपने पास इसमें लेंथ भी इक्वल ना हो तो अपन इस तरीके से इसके अंदर रोटेशन थ्योरम लगा सकते हैं। तो यही 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं रोटेशन थ्योरम के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे काम में लेंगे इसको, कब यूज करेंगे, तो देखो इसको अपन कैसे यूज करेंगे, है ना। 2D में ये काम आ जाता है काफी। अब फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल से एग्जाम्पल से समझो इसको। जैसे मान लो एक स्क्वायर दे रखा है, ये अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है ए बी सी डी। ठीक, जो ए पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है मान लो 1,3। बी जो है इसके कोऑर्डिनेट है माइनस का 2,4। अब बोला गया कि सी और डी के कोऑर्डिनेट निकालो और ये अपन को पता है कि ये क्या है, अपने पास स्क्वायर है, ठीक है कि नहीं, ये क्या है, स्क्वायर है। अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको दूर दूर तक आइडिया नहीं लगेगा कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज हो सकता है। अभी तो आइडिया नहीं लगेगा कि इफ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर आर 1,3 एंड -2,4 देन फाइंड द रिमेनिंग वर्टिसेस। तो इसके अंदर दूर दूर तक कॉम्प्लेक्स नंबर वर्ड का यूज नहीं हो रहा, लेकिन इसको कर सकते हैं उससे। अपन कैसे करेंगे, देखो जब ये स्क्वायर है तो सारी साइड्स तो इक्वल होंगी, तो इसके अंदर तो कोई अपन को दिक्कत नहीं है, सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। अब जैसे मान लो a जो है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z1। अब a के कोऑर्डिनेट है 1,3, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या लिखेंगे अपन, 1 + 3 आयोटा। b का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है b पॉइंट पे वो क्या है, z2, और z2 वो क्या लिखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा। क्लियर है ये चीज। अब जैसे मान लो हम d का निकालना चाहते हैं तो d पर अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया क्या, z3 किसके इक्वल, x प्लस आयोटा y के इक्वल, x प्लस आयोटा y के इक्वल। अब ये कैसे निकालें, a पता है b पता है, ये निकालना है। तो देखो अपन कोई भी एक कॉमन पॉइंट ले लिए, जैसे मान लो ये a अपन ने एक कॉमन पॉइंट ले लिया, इससे जाते हुए दो वेक्टर बना दो। ये कॉमन पॉइंट लिया, इससे जाते हुए दो वेक्टर, एक ऐसे एक ऐसे। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा कि यदि मैं ए बी वेक्टर को 90 डिग्री घुमा दूं, किस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, ये मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि मैं ए बी वेक्टर को किस डायरेक्शन में घुमा दूं, एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री से, तो वो क्या बन जाएगा, अपने पास ए डी वेक्टर बन जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि फ्रॉम डायग्राम ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर इसको मुझे 90 डिग्री से घुमाना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ई पे पावर आयोटा पाई बाय 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, अपने पास एडी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है। अब एडी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का, ऐसे याद रखो अगर नहीं पता। वेक्टर में फिजिक्स में अगर नहीं पता है तुम्हें तो ऐसे याद रखो, बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर।
तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, x प्लस आयोटा वाई, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है अपने पास, 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक है कि नहीं, ये आ गया। अब वहां पे ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा, माइनस फिर ए का पोजीशन वेक्टर क्या हुआ अपने पास, 1 प्लस 3 आयोटा। ठीक, और e पे पावर आयोटा पाई बाय 2, e पे पावर आयोटा पाई बाय 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, cos पाई बाय 2 प्लस का आयोटा साइन पाई बाय 2, ये लिखा जा सकता है अपने पास। ठीक है ना, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो x प्लस आयोटा y माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो -2 और माइनस का 1, माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, तो प्लस का आयोटा, और cos पाई बाय 2 0, sin पाई बाय 2 1, तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास, सिर्फ आयोटा बचेगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, माइनस का 3 आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस का 1, ये किसके इक्वल चल रहा है, x प्लस आयोटा y माइनस 1 प्लस 3 आयोटा, इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, x प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, और माइनस का 3 आयोटा माइनस का 1, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया अपने पास, 0। अब 0 का मतलब 0 प्लस 0 आयोटा बोल सकते हैं, तो इसका मतलब देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या निकल कर आएंगे, डी के कोऑर्डिनेट 0, 0, मतलब क्या आएगा अपने पास, ओरिजिन आएगा। ठीक है ना, अब सिमिलरली सी के कोऑर्डिनेट निकालने होते, मान लो पहले डी के ना निकालते हुए किसके निकालते, सी के निकालते, तो चलो सी के अगर निकालने होते तो मान लेते कि चलो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अफिक्स है Z4 और वो क्या है, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है कि नहीं, अब एरो अपन कॉमन पॉइंट जैसे अभी ए रखा था ना, अब अपन बी को कॉमन पॉइंट रखते हैं और इससे जाते हुए 2 एरो बना लेते हैं। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि अब मुझे बी ए वेक्टर को, अब क्या लिया है, बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर को मैं ये कैसे घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज, ये कैसे घुमा रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज, और कितने एंगल से, 90 डिग्री से, तो क्या लिखेंगे अपन कि बी ए वेक्टर, ठीक है कि नहीं है, इसमें e पे पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 अगर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मुझे इसको क्लॉकवाइज घुमाना है 90 डिग्री से, तो क्या बन जाएगा अपने पास, बी सी वेक्टर। क्लियर है ये चीज, बी सी वेक्टर। अब बी सी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, फिर वही कैलकुलेशन है, x प्लस आयोटा वाई, है ना, और सी का बी का पोजीशन वेक्टर माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा, माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा, बी सी वेक्टर, और बी ए का पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो अब ए बाद में है, तो ए का पोजीशन वेक्टर पहले लिखोगे, मतलब 1 प्लस 3 आयोटा माइनस का -2 प्लस का 4 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, e पे पावर माइनस पाई बाय 2 से, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना क्या आएगी, माइनस आयोटा, यहां से कैलकुलेट कर लेना x प्लस आयोटा y क्या आ रहा है, तो अपन को c के कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो रोटेशन थ्योरम को अपन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज करा जा सकता है, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको पहले नोट कर लेना बेटा। देखो और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने पास, अभी जैसे अपन ने स्क्वायर लिया था, अब इसी का यूज अपन इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसे करेंगे। जैसे ये पूछा जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की यदि 2 वर्टिसेस अपन को पता है तो तीसरी क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की यदि 2 वर्टिसेस पता है तो तीसरी क्या होगी। ठीक है ना, अब जैसे मान लो अपन को एक वर्टेक्स दे दी 1 प्लस 2 आयोटा, एक वर्टेक्स दे दी अपने पास -2 माइनस का 3 आयोटा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ तीसरी वर्टेक्स क्या होगी। ठीक है कि नहीं है, अब वो कोऑर्डिनेट में पूछ सकता है, बी के कोऑर्डिनेट है 1, 2, सी है 2, -3, तो तीसरा बताओ। अब पहली बात तो इस सिचुएशन में ऐसे 2 ट्रायंगल बन सकते हैं, अपन को क्या पता है कि 2 वर्टेक्स पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये तो एक साइड हो गई, जो वर्टेक्स पता है ये फिक्स हो गए। अब अपने को तीसरा वर्टेक्स निकालना है, तो तीसरा वर्टेक्स ऊपर भी हो सकता है और तीसरा वर्टेक्स नीचे भी हो सकता है, मतलब अगर ये ट्रायंगल बनाओगे तो ये भी इक्विलेटरल बनेगा, और अगर ये ट्रायंगल बनाओगे तो ये भी इक्विलेटरल बनेगा। ठीक है कि नहीं है, ये दोनों ही कैसे बनेंगे अपने पास, इक्विलेटरल। तो इसका मतलब अपने पास ऐसे 2 कोऑर्डिनेट निकल कर आएंगे जिससे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अब कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो अपन ने ये डायग्राम बना लिया,
उसके बाद ए का अपन ने पोजीशन वेक्टर बोल दो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दो, एक्स प्लस आयोटा वाई मान लिया। अब क्या करें अपन कि ए निकालना है, तो इसको कॉमन पॉइंट बना सकते हो या इसको भी बना सकते हो, किसी भी एक को बना सकते हो। मान लो मैंने बी को कॉमन पॉइंट बनाया, इससे जाते हुए दो वेक्टर बना लिए, मतलब एरो बना दिए इससे जाते हुए। अब आपको दिख रहा होगा कि बीसी वेक्टर को ठीक कैसे घुमाओगे अपने पास, कैसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो बीसी वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, वो भी कितने एंगल से, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल रहेंगी और अपने पास एंगल क्या रहेगा 60 डिग्री, ठीक है कि नहीं है। तो यदि मैं बीसी वेक्टर को 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दूं तो क्या बन जाएगा, बी ए वेक्टर बन जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि फ्रॉम डायग्राम बी सी वेक्टर, इसमें मैं ई पे पावर आयोटा पाई बाय 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास बी ए वेक्टर, ठीक है कि नहीं है। अब बी ए वेक्टर अपन को निकालना है, तो इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का पोजीशन वेक्टर क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू बी सी। अब BC का मतलब C का पोजीशन वेक्टर मतलब 2 माइनस का 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, और माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ A मतलब 1 प्लस 2 आयोटा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, E पे पावर आयोटा पाई बाय 3। अब देखो E पे पावर आयोटा पाई बाय 3 की वैल्यू कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, आयलर को पोलर में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो अब इसको कैलकुलेट कर लूं, तो x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना 1, माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा कितना माइनस का 5 आयोटा। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होगी 1 बाय 2, और साइन पाई बाय 3 कितना √3 बाय 2, तो ये आएगा अपने पास 1 प्लस √3 बाय 2, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करो 1 माइनस का 5 आयोटा और 1 प्लस का √3 आयोटा। अब कैलकुलेशन पार्ट है, कंसेप्ट कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 और माइनस का 5 √3 प्लस का ये तो रियल आएगा, इमेजिनरी क्या आएगा 1 का इससे करेंगे तो √3 और माइनस का 5 टाइम्स आयोटा होल अपॉन कितना 2, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का 1 प्लस 2 आयोटा, है ना। इसको भी उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा प्लस का 1 प्लस 2 आयोटा, क्लियर है ये चीज। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे तो देखो क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा 2 और 2 इसमें जोड़ेगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 √3 बाय 2 प्लस ये इसमें जुड़ेगा कितना 4 आयोटा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 5 है, तो यहाँ आ जाएगा √3 माइनस का 5 प्लस का 4 मतलब √3 माइनस 1 बाय 2 आयोटा, तो दिस इज इक्वल टू क्या x प्लस आयोटा वाई। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो वर्टेक्स है a, इसका x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 3 प्लस 5 √3 बाय 2, और जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा √3 माइनस 1 बाय 2, ठीक है ना। लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, ये तो अभी आधा पार्ट निकल के आया है। अपने पास अपन ने वर्टेक्स ए को यहाँ ऊपर लिया था, अपन वर्टेक्स ए को क्या नीचे भी तो ले सकते थे, मतलब अपने पास क्या होता ट्रायंगल नीचे हो जाता है, ये बी ये सी और ये अपन ने अब ऐसा बना लिया ए। तो देखो अब इस कंडीशन में क्या होता 1 प्लस 2 आयोटा, ये कितना है 2 माइनस का 3 आयोटा। अब देखो अपन ने वही कॉमन पॉइंट रखा, ये दो वेक्टर बना लिए। पहले वाले केस में अपन को बीसी वेक्टर को कैसे घुमाना पड़ा था एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तब जाके अपन बी ए वेक्टर पे पहुंचे थे। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको बीसी वेक्टर को कैसे घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, यहाँ पे कैसे घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, तब जाके वो क्या बनेगा अपने पास बी ए वेक्टर। तो बस इसके अंदर अब अपन क्या कर देंगे कि बीसी यूनिट वेक्टर को अपन को क्लॉकवाइज घुमाना है, वो भी कितने एंगल से 60 डिग्री से। ये एंगल कितना है अपने पास 60 डिग्री, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा बी ए वेक्टर, ठीक है कि नहीं है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना बिल्कुल इसी तरीके से, तो आपको ये दूसरा कोऑर्डिनेट भी पता लग जाएगा। तो अपन इस तरीके से रोटेशन थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करो, फिर अपन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। चलिए देखिए अब और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इसके अंदर, जैसे
if z1 z2 z3 are vertices of an equilateral triangle, z1 z2 z3 ये क्या दे रखे हैं अपन को, वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दे रखा है। हैविंग इट्स सर्कम सेंटर एट द ओरिजिन, उसका जो सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर, ठीक, वो क्या है, ओरिजिन 0,0। अभी 11th के बच्चे नहीं जानते होंगे सर्कम सेंटर क्या होता है, 12th वाले बच्चों को पता है ना, ये 11th में 2D में आएगा। सर्कम सेंटर जो है वो ओरिजिन है। अब Z1 जो है वो दे रखा है अपन को 1 प्लस आयोटा, फिर अपन को Z2 एंड Z3 ये निकालना है, ठीक है कि नहीं है, Z2 और Z3 ये अपन को निकालना है। अब क्या करें, पहले तो डायग्राम बना लो। ये अपन ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये अपने पास Z1, ये Z2 और ये अपने पास Z3, ये वर्टिसेस हो गए, नाम दे देते हैं ABC। अब Z1 तो अपन को पता है, Z2 Z3 निकालना है, और साथ में ये भी दे रखा है कि इसका जो सर्कम सेंटर है, इसका जो सर्कम सेंटर है वो क्या है, अपने पास ओरिजिन है, ठीक है कि नहीं है। अब 11th के बच्चों को भी पता नहीं है सर्कम सेंटर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, ये बस डेफिनेशन होती है कि ट्रायंगल के साइड्स का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उनका इंटरसेक्शन कहलाता है अपने पास सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्कम सेंटर की तीनों वर्टेक्स से जो डिस्टेंस निकल कर आएगी वो हमेशा कैसी होगी, इक्वल होगी, ठीक है कि नहीं है। बस इसी प्रॉपर्टी का अपन को यूज करना है कि सर्कम सेंटर जो है ये, इसको मान लो चलो O बोल दे रहे हैं, तो इसकी तीनों वर्टेक्स से जो दूरी होगी वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्या करें अपन, कैसे निकालेंगे, तो देखो O से जाते हुए ये अपन ने 3 वेक्टर बना दिए, ये अपन ने 3 वेक्टर बना दिए। अब अगर मैं पूरा एंगल ले लूं ये पूरा, तो ये तो 360 होगा। अब 360 के कितने बराबर हिस्से हो रहे हैं, 3 बराबर हिस्से हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा अपने पास, 120 डिग्री। क्लियर है। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है कि ये बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बी के कोऑर्डिनेट अब कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, इस ओ ए वेक्टर को, इस ओ ए वेक्टर को अपन को कितना घुमाना है, 120, और ये कौन सी डायरेक्शन है अपने पास, एंटी क्लॉकवाइज। ओ ए वेक्टर को अपन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, कितने एंगल से, 120 डिग्री से। तो क्या करो, e पे पावर आयोटा 120 डिग्री मतलब 2π/3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ओ बी वेक्टर, ठीक है ना। अब ओ बी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी Z2 और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, ओरिजिन है वो तो इसलिए Z2 रहेगा। दिस इज इक्वल टू Z1 टाइम्स, ये आ जाएगा अपने पास कॉस 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। तो Z1 कितना है अपने पास, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, कॉस 120 की वैल्यू -1/2, साइन 120 की वैल्यू √3 आयोटा/2, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या पता लग जाएगा अपने पास, Z2 पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब अपन को Z3 निकालना है। अब Z3 निकालने के लिए इसी OA वेक्टर को अब घुमाना पड़ेगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या होगा, देखो ये सब चीजें तुम्हें खुद डिसाइड करनी है कि किसको कैसे घुमाओगे, और आपने डायग्राम क्या बनाया है, ठीक है ना। अपने डायग्राम बनाओ, उस डायग्राम से हिसाब से देखो कि हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो e पे पावर माइनस आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो e पे पावर प्लस आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई होगा। तो वो सब आपके डायग्राम पे डिपेंड करेगा। तो अपने पास Z3 कितना आ जाएगा, या ऐसा लिखो ओ ए वेक्टर, ओ ए यूनिट वेक्टर में, ओ ए वेक्टर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, e पे पावर माइनस आयोटा 120 डिग्री, ठीक। तो ये क्या बनेगा, ओ सी वेक्टर बनेगा। अब ओ सी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, तो ये तो आ गया Z3, दिस इज इक्वल टू कितना, Z1 और कॉस -120 डिग्री प्लस आयोटा साइन -120 डिग्री, ठीक है कि नहीं है, ये आ जाएगा। अब Z3 इज इक्वल टू Z1 कितना है अपने पास, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। अब cos माइनस थीटा को cos थीटा लिखेंगे, तो ये तो रहेगा cos 120 डिग्री, और यहाँ पे माइनस कॉमन आ जाएगा तो आयोटा साइन
120 डिग्री, ठीक है ना। अब वही वैल्यू रख देना, cos 120 की -1/2, sin 120 की √3/2, वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करना तो z3 कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये अपने पास रोटेशन थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं। अब लेक्चर जो है वो हो चुका है, टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें कुछ 2-3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं, तो वो अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है ना। तो एक लेक्चर और लगेगा अभी इसके, तो वो करेंगे। और इसके बाद है ना, थोड़े से आईआईटी में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं सोच रहा था डिस्कस करूंगा, लेकिन टाइम इसी में निकल गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी के थोड़े से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 1-2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, वो याद रखने हैं। उन पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में, एडवांस में, वो देखने हैं। और जो प्रीवियस अब क्वेश्चंस हैं, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे आए हों, किसी पर भी आए हों, आईआईटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपन को डिस्कस करने हैं। तो चलो आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।